डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लॉन्ग पॉलीमर होता है। इसकी लेंथ को नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या नंबर ऑफ बेस पेयर्स में डिफाइन किया जाता है। डीएनए की लेंथ भी हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे बैक्टीरियोफेज 5x174 का डीएनए 5386 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और बैक्टीरियोफेज लेम्डा का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और 48,502 बेस पेयर्स का बना होता है। ऐसे ही इशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स का बना होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड होता है। और ह्यूमन जीनोम यानी कि हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के डीएनए में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं और ह्यूमन डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट के मिलने से बनता है। हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक पेंटोज शुगर होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। न्यूक्लिक एसिड में 2 तरह के पेंटोज शुगर मिलते हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पर एडिशनल OH ग्रुप होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में ये OH ग्रुप नहीं होता है। नाइट्रोजनस बेसेस, ये टोटल 2 ग्रुप होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस के, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। एडिनिन एंड ग्वानिन प्यूरीन होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल ये पिरिमिडीन होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस एडेनिन लिया गया है। ये पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे बाउंड होता है, कार्बन नंबर 1 पर। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब ये बाउंड हो जाते हैं तो इनको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसे एडिनिन का न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन, गुआनिन का न्यूक्लियोसाइड गुआनोसिन, थाइमिन का न्यूक्लियोसाइड थाइमिडीन, साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड सिटिडीन एंड यूरेसिल का न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन होता है। न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। कहने का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होता है। फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से जुड़ता है और जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है उसको फॉस्फोएस्टर लिंकेज कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक एंड 5 प्राइम होता है और दूसरा एंड 3rd प्राइम होता है। तो ये 5 प्राइम और 3rd प्राइम एंड क्या होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, आओ देखें। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती हैं। 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज एक न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन एंड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन के बीच में बनता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है उसका 5 प्राइम पे फॉस्फेट फ्री होता है, इसको 5 प्राइम कहते हैं। और लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का 3rd हाइड्रॉक्सिल फ्री होता है, इसलिए इसको 3rd प्राइम एंड कहते हैं। तो कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसका 5 प्राइम एंड कहने का मतलब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है, एंड 3rd प्राइम एंड कहने का मतलब लास्ट न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन का हाइड्रॉक्सिल। इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एक एंड को हम 5 प्राइम एंड कहते हैं और दूसरे को हम 3rd प्राइम एंड कहते हैं। डीएनए की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की। मिशर पस सेल्स के न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे थे और पस सेल्स के न्यूक्लियस में उनको एक नया एसिडिक सब्सटेंस मिला और इस नए एसिडिक सब्सटेंस का नाम न्यूक्लिन रखा उन्होंने। बाद में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए का बहुत ही फेमस डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। डीएनए का यह डबल हेलिकल मॉडल मॉरिस विल्किंस एंड रोसालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के ऊपर बेस्ड था। इस डबल हेलिकल मॉडल का जो हॉलमार्क था वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में बेस पेयरिंग था। और ये 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बेस पेयरिंग था ये इरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशन के बेस पर भी था। इरविन चारगाफ ने क्या बताया था, डीएनए के अंदर जितनी एडेनिन होती है उतनी ही थाइमिन होती है, जितनी गुआनिन होती है उतनी ही साइटोसिन होती है। यानी एडेनिन एंड थाइमिन का रेशियो एंड गुआनिन एंड साइटोसिन का रेशियो सेम हुआ करता है।
एंड एडेनिन प्लस गुआनिन बाय थाइमिन बाय साइटोसिन का रेशियो 1 होता है। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशंस के बेस पर वाटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। वाटसन क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, यानी डीएनए 2 स्ट्रैंड का बना होता है और ये स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। यानी अगर एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे वाले की अपोजिट डायरेक्शन में होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हर एक स्ट्रैंड का बैकबोन सुगर एंड फॉस्फेट से बना होता है। सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट, और ठीक ऐसा ही इस सेकेंड वाली स्ट्रैंड में भी होता है। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ी होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स के बीच में होता है। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की जो थिकनेस होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है हर जगह पे। डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ करता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ करके एक राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें एक हेलिक्स की लेंथ लगभग 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एक हेलिक्स में टोटल 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं। डीएनए के विड्थ लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है और डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्टॉक रहते हैं, अरेंज रहते हैं। ये जो स्टॉकिंग इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के ऊपर, इससे डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। डीएनए का ये फॉर्म जिसमें एक हेलिक्स के अंदर लगभग 10 बेस पेयर्स होते हैं, इसको डीएनए का बी फॉर्म कहते हैं या बी डीएनए कहते हैं। डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज करने के बाद फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को प्रपोज किया। सेंट्रल डोग्मा में रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए से डीएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है। कुछ आरएनए वायरसेस को छोड़ करके सेंट्रल डोग्मा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई होता है। आरएनए वायरसेस में आरएनए से डीएनए बनता है और इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। प्रोकैरियोट में भी डीएनए की पैकेजिंग होती है और यूकैरियोट में भी डीएनए की पैकेजिंग होती है। पहले एग्जांपल लेते हैं प्रोकैरियोट का। ई कोलाई बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो लगभग 1.36 mm हुआ करता है, मिलीमीटर होता है, 36 mm, और ये बैक्टीरियल सेल के साइज के हिसाब से बहुत बड़ा डीएनए होता है। तो इस डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रॉपर तरीके से पैक किया जाता है। हम जानते हैं डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बैक्टीरिया के अंदर ये नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के साथ में जुड़ती हैं और ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हुआ करती हैं। हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं मिलती हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। डीएनए और ये प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन होता है जिस रीजन में रहता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और न्यूक्लियोइड के अंदर जो डीएनए होते हैं वो बड़े बड़े लूप्स में ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और ये लूप्स जो हैं आपस में प्रोटीन्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का डीएनए तो बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में जितना भी क्रोमोसोम्स होते हैं उन सब के अंदर जो डीएनए होता है वो लगभग 2.2 मीटर लेंथ का होता है। अब इतने बड़े डीएनए को सेल के अंदर न्यूक्लियस में पैक किया जाता है। तो आओ देखते हैं कैसे पैकिंग होती है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में भी नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के साथ में जुड़ती है, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज्ड जो प्रोटीन्स होती हैं यूकैरियोट्स में वो हिस्टोन प्रोटीन्स हुआ करती हैं और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लाइसिन एंड अर्जिनिन अमीनो एसिड्स खूब ढेर सारी होती हैं। इसी वजह से ये बेसिक प्रोटीन्स हुआ करती हैं और इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में मिल करके क्रोमैटिन का रिपीटिंग यूनिट बनाता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं।
यानी कि न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर न्यूक्लियोसोम कोर होता है जो हिस्टोन की 8 प्रोटीन्स का बना होता है, और इसके बाद एक और हिस्टोन प्रोटीन होती है जो इस कोर के बाहर होता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं इसको। न्यूक्लियोसोम के अंदर डीएनए रैप्ड रहता है, ये देखो रैप्ड डीएनए है, और टोटल 200 बेस पेयर्स लेंथ का डीएनए एक न्यूक्लियोसोम के अंदर रहता है। इस तरह के न्यूक्लियोसोम्स आपस में कंटिन्यू करते हैं जिससे न्यूक्लियोसोम फाइबर बनता है, और न्यूक्लियोसोम फाइबर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल में न्यूक्लियोसोम फाइबर 10 nm फाइबर होते हैं, और इनमें थोड़ा कंडेंसेशन होता है तो इनसे थोड़ा सा थिक फाइबर बनता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये 30 nm फाइबर होता है। क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो वहां पर बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है न्यूक्लियोसोम का। अब क्रोमेटिन फाइबर में फर्दर पैकेजिंग होती है तो सुपर सॉलिनाइड बनता है, सुपर सॉलिनाइड में पैकेजिंग होती है तो क्रोमेटिड बनता है। क्रोमेटिड की थिकनेस 700 नैनोमीटर होती है, और हम सब जानते हैं कि 2 हाफ क्रोमेटिड मिलकर के एक कंप्लीट क्रोमोसोम बनाते हैं जो सेल डिवीजन के वक्त बनते हैं। जब क्रोमेटिन की पैकेजिंग हायर लेवल पर होती है तो यहाँ पर हिस्टोन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की भी रिक्वायरमेंट हुआ करती है। तो कहने का मतलब क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हुआ करती हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन को जब हम स्टेन करते हैं तो क्रोमेटिन का कुछ पोर्शन लाइट स्टेन लेता है। जो लाइट स्टेन लेता है इसको हम यू क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन का कुछ पोर्शन डार्क स्टेन लेता है, और जो डार्क स्टेन होता है उसको हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। अब यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन में फंक्शनली क्या डिफरेंस होता है, ध्यान देना। जो यू क्रोमेटिन होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हुआ करते हैं, यानी इनसे mRNA बनता रहता है, और जो हेटेरोक्रोमेटिन हुआ करते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, यानी इनसे mRNA नहीं बनता है। आज हम जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, लेकिन ये स्टार्टिंग से हमें नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए होता है। तो ये कैसे सर्च हुई, कैसे पता चला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर 1928 में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इनसे कुछ क्लू मिला कि हाँ जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए, एक S स्ट्रेन लिया और दूसरा R स्ट्रेन लिया। S स्ट्रेन की कॉलोनीज बिल्कुल स्मूथ बनती हैं, एकदम स्मूथ, इसलिए इसका नाम S स्ट्रेन रखा गया। जबकि R स्ट्रेन की जब कल्चर किया जाता है तो इनकी कॉलोनीज ऐसे रफ बनती हैं, इसलिए इसको R स्ट्रेन कहा गया। S स्ट्रेन वायरुलेंट होता है, यानी कि ये डिजीज काज करता है, और R स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट होता है, यानी कि ये डिजीज काज नहीं करता, बीमारी नहीं फैलाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि S स्ट्रेन बैक्टीरिया के ऊपर म्यूकस की कोटिंग हुआ करती है। पॉलीसैकेराइड का म्यूकस होता है और उसकी कोटिंग होती है, लेकिन जो रफ बैक्टीरिया होता है, R बैक्टीरिया होता है, उसके ऊपर इस तरह की कोई कोटिंग नहीं होती है। ग्रिफिथ ने S स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, माइस को बीमारी हो गई और माइस की डेथ हो गई। फिर इन्होंने R स्ट्रेन लिया, R स्ट्रेन को माइस को इंजेक्ट किया, माइस को कोई बीमारी नहीं थी, माइस लिविंग था। अब इन्होंने क्या किया, S स्ट्रेन को लिया और इसको गर्म कर दिया, लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बैक्टीरिया मर जाता है। अब इसको माइस में इंजेक्ट किया, माइस को कोई भी बीमारी नहीं हुई और माइस लिविंग था। अब इन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड S स्ट्रेन लिया और उसके साथ में लिविंग R स्ट्रेन लिया, और लिविंग R स्ट्रेन को हीट किल्ड S स्ट्रेन के साथ में थोड़ा सा इंक्यूबेट किया, यानी थोड़ी देर रखा। इसके बाद R स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, और माइस की डेथ हो गई। तो ग्रिफिथ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड S स्ट्रेन लिया हुआ था और लिविंग R स्ट्रेन लिया हुआ था, लेकिन जब इसको इंजेक्ट करते हैं तो माइस को डिजीज हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब इनके दिमाग में आया कि हमने तो लिविंग R स्ट्रेन लिया था, S स्ट्रेन डेड लिया था, तो माइस की बॉडी में लिविंग S स्ट्रेन कहां से आ गए। इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि S स्ट्रेन के अंदर कुछ होना चाहिए जो R स्ट्रेन के अंदर गया और R स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया S स्ट्रेन में। पहले यह माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। बाद में ओसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककर्टी ने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया उस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का
जिसने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म किया। अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककर्टी ने अपना एक्सपेरिमेंट 1933 से 1944 के ड्यूरेशन में किया। अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककर्टी ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन का पहले एक्सट्रैक्ट बनाया और इस एक्सट्रैक्ट से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को प्यूरिफाई किया। इसके बाद इन्होंने इस मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लिया और उसके अंदर प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया। प्रोटीएज एंजाइम डालने के बाद इन्होंने आर स्ट्रेन के साथ में इंक्यूबेट किया। इसके बाद उन्होंने टेस्ट किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इससे यह पता चलता है कि प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ऐसा ही उन्होंने फिर थोड़ा सा सैंपल लिया और आरएनएज एंजाइम डाला, आर स्ट्रेन को इंक्यूबेट किया और देखा कि यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इससे ये कंफर्म हुआ कि आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है। लेकिन जब उन्होंने डीएनएज एंजाइम से डीएनए को डाइजेस्ट किया तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे कंफर्म हो गया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है। कहने का मतलब एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में एस स्ट्रेन के डीएनए का ट्रांसफर हो रहा था और इसी डीएनए ने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और अवेरी, मैक्लियोड, मैककर्टी के बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के बाद हार्शे एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज बनाया जिसका प्रोटीन कोड रेडियो लेवल था F35 से और दूसरा वायरस बनाया जिसका डीएनए रेडियो लेवल था P32 से। ऐसा उन्होंने मीडियम में F35 और P32 को प्रोवाइड करके करवाया। याद रखो, F35 डीएनए के अंदर एंटर नहीं कर सकता क्योंकि डीएनए में कभी सल्फर नहीं होता और P32 प्रोटीन कोड के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता। अब इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस को अलाउ किया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया और प्रोटीन कोड बैक्टीरिया की सरफेस पे रह गया। अब इन्होंने ब्लेंडिंग या एजिटेशन से प्रोटीन कोड को बैक्टीरिया से अलग कर दिया और सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म किया, स्पिनिंग परफॉर्म किया, जिसमें सुपरनेटेंट एंड पैलेट बना। पैलेट में बैक्टीरियल सेल्स थी और सुपरनेटेंट में हल्के प्रोटीन कोड थे। यहाँ पे एनालाइज किया गया तो पैलेट में बैक्टीरियल सेल ने किसी तरह की कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं की। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि कम से कम प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल तो नहीं होता। सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया उस बैक्टीरियोफेज के साथ में जिसके डीएनए में P32 था। इन्फेक्शन करवाया, बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। इसके बाद एजिटेशन या ब्लेंडिंग के थ्रू प्रोटीन कोड को बैक्टीरियल सेल से अलग किया और स्पिनिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन से प्रोटीन कोड को बैक्टीरियल सेल से सेपरेट किया, जिसमें सुपरनेटेंट में प्रोटीन कोड आया और पैलेट में बैक्टीरियल सेल आई जो रेडियो एक्टिविटी शो कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, न कि प्रोटीन होती है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एक्सेप्ट देन सम आरएनए वायरसेस। ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए का होता है, कुछ आरएनए वायरसेस को छोड़ करके। तो जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल होता है, आओ देखें। जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब वो मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर सकता है जिसमें अपनी कॉपीज बनाने की कैपेबिलिटी हो, अपनी रेप्लिका बनाने की कैपेबिलिटी हो। शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, यानी जो भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है वो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए और लाइफ के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देखो, स्टेबल होना चाहिए पर इतना भी स्टेबल ना हो कि उसके अंदर कोई चेंज पॉसिबल ही नहीं हो। स्लो चेंज होने चाहिए जिससे म्यूटेशंस होते हैं, क्योंकि अगर म्यूटेशन नहीं होंगे तो इवोल्यूशन ही नहीं होगा। शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एज मेंडलियन कैरेक्टर्स, जो भी जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए उसको मेंडलियन रूल्स को फॉलो करना चाहिए और ये सारी क्वालिटीज डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है और कुछ आरएनए वायरसेस में होता है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन डीएनए को सेलेक्ट किया गया है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे। ऐसा क्यों होता है? देखो, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए के कंपैरिजन में। कैसे स्टेबल होता है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है जिसमें कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए ये रिएक्टिव नहीं होता।
जबकि आरएनए में जो राइबोज शुगर होती है उसमें कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन होता है, इसलिए आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो अगर एक स्ट्रैंड में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो दूसरे स्ट्रैंड को बेस मान करके उस डिफेक्ट को रिपेयर कर लिया जाता है। लेकिन आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है, अगर कोई डिफेक्ट हो गया तो उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कोई कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं होती, इसलिए डिफेक्ट होने के बाद उसको ठीक नहीं किया जा सकता। डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है, जो डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए का होता है। हाँ, कुछ वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का होता है, उनको रिट्रोवायरसेस कहते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये डीएनए से पहले इवॉल्व हुआ है। एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि एसेंशियल लाइफ प्रोसेस का जो इवोल्यूशन हुआ है वो आरएनए के आसपास ही हुआ है, जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम कर सकता है और कैटलिस्ट के तौर पे भी काम कर सकता है। हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आज डीएनए काम करता है और कैटलिस्ट के तौर पे प्रोटीन्स काम करती हैं, लेकिन आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर सकता है, कैटलिस्ट का भी काम कर सकता है, तो फिर डीएनए का इवोल्यूशन क्यों हुआ? भाई, कैटलिस्ट होने की वजह से आरएनए ज्यादा रिएक्टिव था और इसलिए अनस्टेबल था, और जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए, इसलिए आरएनए से डीएनए का इवोल्यूशन हुआ है। और देखिए डीएनए के मेन फीचर्स क्या होते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए स्टेबल होता है, केमिकली बहुत कम रिएक्टिव होता है, और लाइफ की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, और इससे रिपेयर में बड़ी आसानी होती है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में अगर एक स्ट्रैंड में कोई डिफेक्ट हो गया तो दूसरे को बेस मान के उस डिफेक्ट को ठीक कर लिया जाता है। तो ये एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में इवोल्यूशन में पहले आरएनए बना, यानी आरएनए वर्ड था, इसके बाद डीएनए का इवोल्यूशन हुआ है। 1953 में डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को प्रपोज करने के साथ ही वाटसन एंड क्रिक ने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी कैसे होती है इसकी स्कीम को भी प्रपोज किया। उनके अकॉर्डिंग जब डीएनए की कॉपी होती है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो पेरेंटल डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और हर स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है, जिससे नया वाले डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। ये देखो ब्लैक में शो कर रहा हूं, नए वाले डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है पुराने वाले डीएनए स्ट्रैंड पर। इसका मतलब जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है उसमें एक स्ट्रैंड कंप्लीटली पेरेंट की होती है और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो रेड वाला स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ब्लू वाला स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब डाटर डीएनए मॉलिक्यूल में 1 स्ट्रैंड पेरेंट का होता है और 1 स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है। इसी को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रपोज किया 1953 में। इस मॉडल को मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसमें नाइट्रोजन सोर्स के तौर पर N15 लिया गया। N15 नाइट्रोजन का नॉन रेडियो एक्टिव हैवी आइसोटोप होता है। कई जनरेशन तक जब बैक्टीरिया को कल्चर किया गया तो जितने भी बैक्टीरिया बने उनके दोनों स्ट्रैंड में N15 पहुंच गए। इन बैक्टीरिया के डीएनए को जब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट किया गया तो एक बैंड बना। इस बैंड के दोनों स्ट्रैंड के अंदर N15 मौजूद थे। इसका मतलब ये हैवी डीएनए था। अब इन बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में ट्रांसफर किया गया जहां पे नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे N14 का इस्तेमाल किया गया। ई कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन
बैक्टीरिया बनेगा 20 मिनट के बाद। जब फर्स्ट जनरेशन के बैक्टीरिया के डीएनए की एनालिसिस की गई तो डीएनए में एक स्ट्रैंड में N14 मौजूद था और एक स्ट्रैंड में N15 मौजूद था और इससे डीएनए का एक दूसरा बैंड बना जो कि हाइब्रिड डीएनए का बैंड था, यानी कि इनके अंदर N14 N15 प्रेजेंट थे। 40 मिनट्स के बाद सेकेंड जनरेशन बनी और सेकेंड जनरेशन के डीएनए को एनालाइज किया गया तो यहाँ पर दो बैंड बने। एक बैंड ऐसा बना जिसमें N14 N15 था यानी हाइब्रिड डीएनए था और एक बैंड ऐसा बना जिसमें N14 N14 दोनों स्ट्रैंड में था यानी लाइट डीएनए बना। इस तरीके का रिजल्ट तभी आ सकता है जब रेप्लिकेशन में पेरेंट स्ट्रैंड का एक डीएनए डाटर डीएनए में आ जाए कंप्लीटली और दूसरा वाला स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज किया जाए। कहने का मतलब डीएनए की जब कॉपी होती है या रेप्लिकेशन होता है तो पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड डाटर डीएनए में एज इट इज चला जाता है और दूसरे वाले स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। इसी को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का। इसी तरह का दूसरा एक्सपेरिमेंट टायलर और उनके कलीग्स ने किया सेम ईयर में 1958 में। टायलर ने अपना एक्सपेरिमेंट वीसिया फाबा के ऊपर किया जिसको फाबा बीन्स भी कहते हैं। टायलर और उनके कलीग ने भी अपने एक्सपेरिमेंट से डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूव किया। आओ देखें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सी मशीनरी और कौन कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रिंसिपल एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट होता है, यानी कि नए डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए इसको पहले से एक डीएनए स्ट्रैंड चाहिए होता है। पहले से मौजूद डीएनए स्ट्रैंड पर ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है और डीएनए को सिंथेसाइज करता जाता है। डीएनए सिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का दो काम होता है, ड्वेल पर्पस होता है इनका। पहला काम होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए ये सबस्ट्रेट के तौर पे काम करते हैं और इनका दूसरा काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाना। इन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के टर्मिनल दो फॉस्फेट ग्रुप में खूब एनर्जी होती है और उस एनर्जी का यूज डीएनए सिंथेसिस के लिए किया जाता है। डीएनए में रेप्लिकेशन आर्बिटरी कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता, ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है और उन पॉइंट्स पे पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होती हैं जिनको ORI सीक्वेंसेस कहते हैं या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए पॉलीमरेज 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड के रेट से डीएनए को सिंथेसाइज करता है और केवल 18 मिनट्स में ई कोलाई बैक्टीरिया के कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को सिंथेसाइज बहुत ही एक्यूरेटली करता है और बिना किसी मिस्टेक के करता है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो गया डीएनए रेप्लिकेशन में तो तुरंत म्यूटेशन हो सकता है। देखो डीएनए रेप्लिकेशन का पहला स्टेप होता है डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है इनके दोनों स्ट्रैंड को अलग करके सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया जाए। अब चूंकि डीएनए बहुत बड़ा होता है और इंटायर डीएनए को एक साथ सेपरेट नहीं किया जा सकता, डीएनए में जहां रेप्लिकेशन हो रहा होता है केवल वहां पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है और ये पॉइंट्स वाई शेप्ड होते हैं, इनको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क पर एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस लगातार होती है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस कहते हैं और दूसरे स्ट्रैंड्स पर डीएनए की सिंथेसिस छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, इसको लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस कहते हैं। और हम जानते हैं जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं वो डीएनए की सिंथेसिस केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही कर सकते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में नहीं कर सकते हैं।
तो डीएनए पॉलीमरेज को लीडिंग स्ट्रैंड पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन तो मिल जाती है, इसलिए ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज करते हैं डीएनए को। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज को जो डायरेक्शन मिलता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मिलता है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए की सिंथेसिस पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है उसमें लूपिंग काज करता है। लूपिंग में डायरेक्शन बदल दी जाती है थोड़ी दूर के लिए डीएनए की, इस तरह से। फिर लूपिंग के बाद डीएनए की सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है। बाद में ये लूप सीधे हो जाते हैं तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कंक्लूजन ये है कि लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए की सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीधे सीधे पॉसिबल नहीं है, लूपिंग के थ्रू की जाती है। इसलिए डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम इन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ देते हैं और ये कंटिन्यूअस हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन ये दोनों बहुत ही कोऑर्डिनेटेड फैशन में होने चाहिए। अगर डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल डिवीजन नहीं होता है तो पॉलीप्लाइडी क्रिएट हो जाती है सेल के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए में प्रेजेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में भी डीएनए रेप्लिकेशन की तरह जो कंप्लीमेंटरिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसको फॉलो किया जाता है। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की कॉपी की जाती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड की कॉपी की जाती है। रेप्लिकेशन में पूरे डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपी की जाती है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के एक सेगमेंट की कॉपी की जाती है और उस सेगमेंट को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की कॉपी क्यों नहीं की जाती है? अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो दो तरह के आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे और दोनों तरह के आरएनए मॉलिक्यूल से फिर दो तरह की प्रोटीन्स बनेंगी। अगर डीएनए के एक ही सेगमेंट से दो तरह की प्रोटीन्स बनने लगेंगी तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर मशीनरी को कॉम्प्लिकेट कर देगा। और दूसरा कारण होता है कि अगर डीएनए के एक ही सेगमेंट के दोनों स्ट्रैंड की अगर कॉपी करी जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो बनने वाले आरएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने लगा तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही नहीं और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये दो मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से डीएनए के किसी सेगमेंट के दोनों स्ट्रैंड की कॉपी नहीं की जाती है। डीएनए के जिस सेगमेंट की कॉपी की जाती है उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है और एक टर्मिनेटर होता है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में डीएनए के जिस स्ट्रैंड को कॉपी करके आरएनए बनाया जाता है उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो आरएनए बनता है उसकी सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस बिल्कुल सेम होती है, बस एक पॉइंट को छोड़ करके। कोडिंग स्ट्रैंड में जहां जहां पर थायमिन होता है, बनने वाले आरएनए में वहां पे यूरेसिल होता है। कहने का मतलब, अगर कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस आपको पता है तो उस सीक्वेंस में जहां जहां पर भी थायमिन है उनको यूरेसिल से रिप्लेस करते चले जाओ, कंप्लीट आरएनए की सीक्वेंस आपको पता चल जाएगी। प्रमोटर सीक्वेंस वो साइट होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है, और टर्मिनेटर सीक्वेंस वो साइट होता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है। अगर कोडिंग स्ट्रैंड को बेस माने तो प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड की तरफ होता है और इस साइड को हम अप स्ट्रीम कहते हैं। ऐसे ही टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल जीन के 3rd प्राइम एंड की तरफ होता है
और इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। कहने का मतलब प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन के अप स्ट्रीम पर होता है और टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल जीन के डाउन स्ट्रीम पर होता है। इनके अलावा प्रमोटर के अप स्ट्रीम पर और प्रमोटर के डाउन स्ट्रीम पर कुछ एडिशनल रेगुलेटरी साइट्स मौजूद होती हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस मौजूद होती हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं। आओ देखें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन क्या होती हैं। जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कहने का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है वो जीन्स के थ्रू होता है। और हम जानते हैं जीन्स डीएनए पर ही मौजूद होते हैं। डीएनए पर छोटे छोटे सिगमेंट्स जीन्स की तरह काम करते हैं, लेकिन डीएनए सीक्वेंसेस के फॉर्म में जीन्स को डिफाइन करना थोड़ा सा कठिन काम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए के सिगमेंट्स टीआरएनए को भी सिंथेसाइज करते हैं, आरएनए को भी सिंथेसाइज करते हैं, राइबोसोमल आरएनए को। तो टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करने वाले जो डीएनए के सिगमेंट होते हैं हम उनको भी जीन्स कहते हैं। डीएनए की वो छोटी से छोटी यूनिट जो कम से कम एक पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करे उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। And based onto the number of cistrons, there are two types of genes and transcriptional unit, monocystonic and polycystonic. मोनोसिस्टोनिक जीन्स केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाती हैं, जबकि पॉलीसिस्टोनिक जीन्स एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाती हैं। जितने सिस्ट्रॉन उतने पॉलीपेप्टाइड्स। मोनोसिस्टोनिक जीन्स मोस्टली यूकैरियोट्स में मिलती हैं और पॉलीसिस्टोनिक जीन्स मोस्टली प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। मोनोसिस्टोनिक जीन्स में जीन्स का स्प्लिट अरेंजमेंट होता है। कहने का मतलब है डीएनए के अंदर जो जीन का सेगमेंट होता है उसमें कोडिंग पोर्शंस होते हैं जिनको एक्सॉन्स कहते हैं और नॉन कोडिंग पोर्शंस होते हैं जिनको इंट्रॉन्स कहते हैं। कोडिंग पोर्शंस की रिक्वायरमेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए होती है, यानी ये पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन नॉन कोडिंग पोर्शंस यानी इंट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए नहीं होती है। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसको एचएनआरएनए कहते हैं और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी एचएनआरएनए में से इंट्रॉन्स को काट के निकाल दिया जाता है। पॉलीसिस्टोनिक जीन में आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होती, तो इनसे डायरेक्ट एक एमआरएनए बनता है और उस एमआरएनए के ट्रांसलेशन से एक से अधिक तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं। सिस्ट्रॉन जेड पॉलीपेप्टाइड चेन जेड बना रहा है, सिस्ट्रॉन वाई पॉलीपेप्टाइड चेन वाई बना रहा है और सिस्ट्रॉन ए पॉलीपेप्टाइड चेन ए बना रहा है। अब सवाल ये होता है कि यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन होते ही क्यों हैं। देखो, स्प्लिट जीन जो अरेंजमेंट होता है ये जीनोम के एंशिएंट फीचर की प्रोबेबिलिटी बताता है, यानी ये बताता है कि हमारा जीनोम बहुत पुराना हो सकता है। और इंट्रॉन्स रिमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पुराने फीचर्स की याद दिलाते हैं। और जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है, स्प्लाइसिंग मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स को रिमूव करने को स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो इंट्रॉन्स का रिमूवल ये बताता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड, यानी पहले कभी आरएनए वर्ड रहा होगा। आओ देखें आरएनए कितनी तरह का होता है और ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों यूकैरियोट्स में भी होते हैं। इनके अलावा हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में डीएनए की इंफॉर्मेशन ले आने का काम मैसेंजर आरएनए करता है और उसी इंफॉर्मेशन को रीड करके प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को बाइंड करके ले आता है और एमआरएनए में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को रीड करता है, इसलिए टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम की असेंबली में भाग लेता है, यानी राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है
और इसके साथ साथ कुछ राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल कैटलिस्ट का भी काम करते हैं और उनको राइबोजाइम्स कहते हैं। यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स होती हैं और स्प्लिट जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो आरएनए बनता है उसको हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। और हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए में जब प्रोसेसिंग होती है तो फंक्शनल आरएनए बनता है जिसको एमआरएनए कहते हैं। यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में एक और आरएनए बनता है जिसको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां हमने जाना आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं। अब आओ देखें ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी किया जाता है और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम होता है उसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन का केवल इलॉन्गेशन करता है। इनिशिएशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज को एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट हुआ करती है जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए भी आरएनए पॉलीमरेज को एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट हुआ करती है जिसको हम रो फैक्टर कहते हैं। कहने का मतलब आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन करता है सिग्मा फैक्टर की हेल्प से और टर्मिनेशन करता है रो फैक्टर की हेल्प से, इलांगेशन अपने आप करता है। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर पे आके बाइंड हो जाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड को बेस मान करके आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन साइट पर पहुंचता है तो वहां पर रो फैक्टर आके अटैच होता है और आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से अलग कर देता है और न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल भी सेपरेट हो जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स में काम करती है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से। आओ देखते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है और वही तीनों तरह के आरएनए को सिंथेसाइज करता है, यानी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। जबकि यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 5.8s राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है, 18s राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है एंड 28s राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये प्रिंसिपल ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है और ये एचएन आरएनए को सिंथेसाइज करता है। हम जानते हैं एचएन आरएनए ही बाद में जाकर के एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 ये 5s राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करता है, ट्रांसफर आरएनए सिंथेसाइज करता है एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए सिंथेसाइज करता है। यूकैरियोट्स में दूसरा डिफरेंस होता है आरएनए प्रोसेसिंग का। आरएनए प्रोसेसिंग प्रोकैरियोट्स में नहीं होता लेकिन यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोटिक आरएनए में जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है तो उसके 5 प्राइम एंड पर मिथाइल गुआनोसिन ले आके अटैच कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को कैपिंग कहते हैं। इसके अलावा यूकैरियोट में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है उनमें इंट्रांस होते हैं, तो इंट्रांस को काट के निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। और यूकैरियोट्स के प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में 3rd प्राइम एंड पर 200 to 300 एडिनिलेट्स को ले आके जोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को पॉली एडिनिलेशन कहते हैं और जो 200 से 300 एडिनिलेट्स को ले आके जोड़ा गया है इस स्ट्रक्चर को पॉली ए टेल कहते हैं। तो आरएनए प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है? कैपिंग, मतलब एडिशन ऑफ मिथाइल गुआनोसिन एट 5 प्राइम एंड, स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड टेलिंग, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल।
तो आरएनए प्रोसेसिंग के बाद जो एचएनआरएनए होता है वो मेच्योर हो जाता है और उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अब मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होगा। प्यारे बच्चों, इस तरीके से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है। प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए एमआरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको जेनेटिक कोड कहते हैं और एमआरएनए में ये इंफॉर्मेशन डीएनए से आती है, यानी कि डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए बनता है उसमें इसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है। एमआरएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसेस के फॉर्म में हुआ करती है। हम जानते हैं एमआरएनए के अंदर टोटल 4 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसेस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यही चारों नाइट्रोजनस बेसेस अलग अलग तरीके से कंबाइन होकर के अलग अलग तरह के जेनेटिक कोड बनाते हैं। एक जेनेटिक कोड या कोडॉन में कितने लेटर्स होते हैं? अगर एक जेनेटिक कोड एक नाइट्रोजनस बेस का बना है तो टोटल 4 टू द पावर 1 कोडॉन्स होंगे, यानी कुल 4 कोडॉन्स होंगे जो 20 अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते। अगर एक कोडॉन 2 नाइट्रोजनस बेसेस का बना है तो 4 टू द पावर 2 आई मीन 4 स्क्वायर कोडॉन्स होंगे, 16 कोडॉन्स होंगे टोटल। ये भी 20 अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते। अगर एक कोडॉन 3 नाइट्रोजनस बेसेस का बना है तो टोटल 64 कोडॉन्स बनते हैं और 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। एक कोडॉन 3 लेटर का बना होता है। इसको सबसे पहले प्रपोज किया था जॉर्ज गैमोव ने, जो एक फिजिसिस्ट थे, और इनका ये प्रपोजिशन बहुत ही बोल्ड था जिसको बाद में पता किया गया तो सही पाया गया। कौन सा कोडॉन कौन सी अमीनो एसिड को कोड करता है, इसको पता करने को डेसिफरिंग कहते हैं। एंड जेनेटिक कोड की डेसिफरिंग में अलग अलग डिसिप्लिन के साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट और दूसरे साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। खुद जॉर्ज गैमोव, जिन्होंने ये प्रपोज किया कि कोडॉन 3 लेटर का बना होना चाहिए, वो एक फिजिसिस्ट थे। हरगोबिंद खुराना, देखो इन्होंने आरएनए सिंथेसाइज करने की टेक्निक ढूंढ निकाली। इससे हम अलग अलग सीक्वेंसेस के, डिजायर्ड सीक्वेंसेस के आरएनए को बना सकते हैं, यानी होमोपॉलीमर्स बना सकते थे या कोपॉलीमर्स बना सकते थे। मार्शल नीरेनबर्ग, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। सिवेरो ओकोआ एंजाइम, इसने टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में आरएनए को सिंथेसाइज करने में बहुत हेल्प किया और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज एंजाइम होता है। आओ अब जेनेटिक कोड के चार्ट को देखते हैं। जॉर्ज गैमोव ने प्रपोज किया था कि टोटल 64 कोडॉन्स होने चाहिए और एक कोडॉन 3 लेटर का बना होना चाहिए। बाद में एक्सपेरिमेंटली इसे सही पाया गया। 64 कोडॉन्स में 61 कोडॉन्स किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन 3 कोडॉन्स किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते और इनको स्टॉप कोडॉन्स कहते हैं। एमआरएनए के अंदर जो पहला कोडॉन होता है उसको इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं और जहां पे ट्रांसलेशन का एंड होता है वहां पे स्टॉप कोडॉन्स प्रेजेंट हुआ करते हैं। AUG ये इनिशिएशन कोडॉन होता है और ये मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। UAA, UAG और UGA ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। हर कोडॉन में फर्स्ट पोजीशन यहां से आती है, सेकंड पोजीशन का लेटर यहां से लिया जाता है और थर्ड पोजीशन का लेटर यहां से लिया जाता है। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसी होती हैं जिनको केवल एक कोडॉन कोड करता है, कुछ को 2 कोडॉन्स कोड करते हैं, कुछ को 3 कोडॉन्स कोड करते हैं, कुछ को 4 कोडॉन्स कोड करते हैं और कुछ को 6 कोडॉन्स कोड करते हैं। पहले एक कोडॉन वाले को देखते हैं। AUG ये केवल मेथियोनिन को कोड करता है। UGG ये केवल ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, यानी मेथियोनिन को कोड करने के लिए केवल सिंगल कोडॉन होता है और ट्रिप्टोफैन को कोड करने के लिए भी केवल सिंगल कोडॉन होता है। अब ऐसी अमीनो एसिड्स को देखते हैं जिनको 2 कोडॉन्स कोड करते हैं। फिनाइल एलेनिन, टाइरोसिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, एस्पराजिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन,
मतलब टोटल 9 अमीनो एसिड्स ऐसी होती हैं जिनको 2 कोडॉन्स कोड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमने ऐसे अमीनो एसिड को देखा जिनको केवल 1 कोडॉन्स कोड करते हैं, ऐसे अमीनो एसिड को देखा जिनको केवल 2 कोडॉन्स कोड करते हैं। आइसोल्यूसिन ये एकमात्र अमीनो एसिड होती है जिनको 3 कोडॉन्स कोड करते हैं। आओ अब 4 कोडॉन्स वालों को देखें। वेलिन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनीन, एलनीन एंड ग्लाइसिन। ये कुल 6 अमीनो एसिड्स होती हैं जिनको 4 तरह के कोडॉन्स कोड करते हैं। आओ अब उन अमीनो एसिड्स को देखें जिनको 6 कोडॉन्स कोड करते हैं। ल्यूसिन, ये देखो सेरीन के 4 कोडॉन्स यहां पर हैं और 2 कोडॉन्स यहां पर हैं, यानी कि सेरीन को भी 6 कोडॉन्स कोड करते हैं। ल्यूसिन और सेरीन के अलावा अर्जिनिन अमीनो एसिड होती है और इसको भी 6 कोडॉन्स कोड करते हैं, यानी टोटल 3 अमीनो एसिड्स होती हैं, ल्यूसिन, सेरीन एंड अर्जिनिन, जिनको 6 कोडॉन्स कोड करते हैं। और इनिशिएशन कोडॉन और स्टॉप कोडॉन्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आओ जेनेटिक कोड के सैलिएंट फीचर्स के बारे में जानें। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, यानी 3 लेटर्स का बना होता है। जेनेटिक कोड डीजनरेट होता है, कहने का मतलब एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडॉन्स कोड कर सकते हैं। जेनेटिक कोड को जब पढ़ा जाता है एमआरएनए में, तो उनको कॉन्टिगुअस फैशन में पढ़ा जाता है, मतलब लगातार पढ़ा जाता है, बीच में कोई कॉमा या पंक्चुएशन नहीं होता। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। अगर हम एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें और किसी हायर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो दोनों में जेनेटिक कोड लगभग सेम होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस जरूर मौजूद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन्स में या कुछ प्रोटोजोअन्स के कोडॉन्स में। इनिशिएशन कोडॉन AUG होता है, ये mRNA में पहली पोजीशन पर होता है, पहला कोडॉन होता है और इसके ड्वेल फंक्शन होते हैं, 2 काम करता है। पहला तो ये इनिशिएटर कोडॉन की तरह काम करता है और दूसरा, जब भी ये mRNA में कहीं आता है, ये मेथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। mRNA में जहां पे ट्रांसलेशन को एंड करना होता है, वहां पर इन तीनों सीक्वेंसेस में से कोई ना कोई मौजूद होती है, या ये तीनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। UAA, UAG, UGA, इनको स्टॉप कोडॉन्स कहते हैं। अगर हमें किसी mRNA की सीक्वेंस का पता हो, तो हम उससे बनने वाले जो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, उनका पता कर सकते हैं। जैसे नीचे अगर AUG है तो अमीनो एसिड मेथियोनिन आएगा, और UUU है तो फिनाइल एलेनिन आएगा। कहने का मतलब अगर आपको केवल mRNA दे दिया जाए, सीक्वेंस आपको दे दी जाए, तो आप उनसे बनने वाली अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस का आराम से पता लगा सकते हैं। तो ये जेनेटिक कोड के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं। म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। डीएनए में होने वाले किसी भी तरह के चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। अगर डीएनए में किसी तरह का कोई चेंज हुआ है, तो जाहिर सी बात है उससे बनने वाले आरएनए में भी चेंज होगा, और इसका 2 इफेक्ट होगा। आरएनए से बनने वाली प्रोटीन या तो डिफेक्टेड होगी, या आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। और दोनों ही केस में फिनोटाइप के ऊपर असर पड़ेगा। म्यूटेशन में डीएनए में किसी नाइट्रोजनस बेस में चेंज हो जाते हैं। वो चेंज किस तरह के होते हैं? या तो सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें किसी एक नाइट्रोजनस बेस की जगह कोई दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ जाता है, या डिलीशन होता है, जिसमें एक या दो नाइट्रोजनस बेस परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं, या इंसर्जन होता है, जिसमें एक या दो नाइट्रोजनस बेस इंसर्ट हो जाते हैं डीएनए के अंदर। तो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, डिलीशन हो या इंसर्जन हो, इनकी वजह से जो म्यूटेशन होता है उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं।
पॉइंट म्यूटेशन का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया डिजीज, जो एक तरह का सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुआ करता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन में बीटा चेन बनाने वाली सीक्वेंस में एक कोडॉन होता है सीटीसी। सीटीसी जब एमआरएनए बनाता है तो जाहिर सी बात है इसे जीएजी बनेगा, और जीएजी बीटा चेन में 6th पोजीशन पर जिस अमीनो एसिड को कोड करता है उसे ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। जब म्यूटेशन होता है तो सीटीसी की जगह सीएसी आ जाता है। सीएसी एमआरएनए में जीयूजी को कोड करेगा और जीयूजी 6th पोजीशन पे वैलिन को कोड करता है। इससे होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज वाले पेशेंट में अगर हाइपॉक्सिया हो यानी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो तो पहले नंबर का वैलिन 6वें नंबर के वैलिन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है, और ऐसा आरबीसी में जितना हीमोग्लोबिन होता है सभी हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में होता है, जिसका रिजल्ट होता है आरबीसी का शेप ही बदल जाता है और वो सिकल शेप्ड हो जाती है और ऑक्सीजन को कैरी करने के लायक अब नहीं रहती है। इस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है जिसमें सीटीसी में थाइमीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द एडेनिन। पॉइंट म्यूटेशन का एक और एग्जाम्पल होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें एक या दो नाइट्रोजनस बेस का या तो इंसर्जन होता है या डिलीशन होता है। इससे एमआरएनए के ऊपर मौजूद रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है पूरी तरह से, इसलिए इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे यहां देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, राम हैज द रेड कैप। ऐसे ही नाइट्रोजनस बेसेस हुआ करते हैं जिनको ट्रिपलेट्स के फॉर्म में पढ़ा जाता है और जिनकी कोई मीनिंग होती है। तो यहाँ पे राम हैज द रेड कैप की एक मीनिंग आती है। अब इनमें से किसी एक वर्ड को आप डिलीट करके देखो या इंसर्ट करके देखो, मीनिंग ही बदल जाती है। जैसे राम में ए डिलीट कर दिया तो अब बन गया RMHASTHEREDC और इसकी कोई मीनिंग नहीं निकली, मतलब रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, यानी ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। राम में एक ए को इंसर्ट कर दिया तो अब हम ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो RAAMHASTHEREDCA, और इनका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। डीएनए में अगर एक या दो नाइट्रोजनस बेस का इंसर्जन या डिलीशन होता है तो एमआरएनए में भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होता है और एग्जैक्टली इसी तरह से होता है, मीनिंग ही चेंज हो जाती है क्योंकि रीडिंग फ्रेम बदल जाता है और इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड्स को बाइंड करके ले आता है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन्स को भी रीड करने का काम करता है। डबल हेलिकल मॉडल को पेश करते वक्त फ्रांसिस क्रिक ने पास्टुलेट किया था कि कोई ना कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल सेल के साइटोप्लाज्म में होना चाहिए जो एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। फ्रांसिस क्रिक के पहले ही टीआरएनए की डिस्कवरी की जा चुकी थी और उसको सॉल्युबल आरएनए के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका क्या फंक्शन होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाद में जब डिस्कवरी हुई तो पता चला कि जो सॉल्युबल आरएनए होता है वही एक्चुअल में ट्रांसफर आरएनए होता है, टीआरएनए होता है। टीआरएनए का फंक्शन मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। टीआरएनए एमआरएनए के कोडॉन को रीड करता है और अपने साथ स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करने का काम करता है। हर एक अमीनो एसिड के लिए सेपरेट टीआरएनए होता है। टीआरएनए का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ होता है, जिसमें एक एक्सेप्टर आर्म होती है जो अपने साथ अमीनो एसिड को बाइंड करती है और एक एंटी कोडॉन आर्म होती है जो एमआरएनए के कोडॉन को रीड करने का काम करता है। देखो एमआरएनए में अगर कोडॉन AGU है तो एंटी कोडॉन UCA होता है टीआरएनए में। अगर एमआरएनए में कोडॉन UAC है तो टीआरएनए में एंटी कोडॉन AUG होता है।
टीआरएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल शेप्ड हुआ करता है। तो हमने अब जाना कि टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को रीड करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाती है अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़कर, और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन से पहले अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट किया जाता है और टीआरएनए को चार्ज किया जाता है। अमीनो एसिड्स एटीपी के साथ में जुड़ करके एक्टिवेटेड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स टीआरएनए के साथ में जुड़ जाती हैं और चार्ज्ड टीआरएनए बनाती हैं। इस प्रोसेस को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स के ऊपर होती हैं और इनको हम सेलुलर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। राइबोसोम्स में ढेर सारे राइबोसोमल आरएनए होते हैं और लगभग 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। ये आपस में जुड़ करके राइबोसोम्स बनाती हैं। हर एक राइबोसोम में एक स्मॉल सब यूनिट होती है और एक लार्ज सब यूनिट होती है, और ये दोनों सब यूनिट्स प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त आपस में जुड़ती हैं। प्रोकैरियोट राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जिसकी स्मॉल सब यूनिट 30S होती है और लार्ज सब यूनिट 50S होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S टाइप होते हैं, जिसमें स्मॉल सब यूनिट 40S होती है और लार्ज सब यूनिट 60S होता है। ट्रांसलेशन का पहला स्टेप होता है एमआरएनए राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ में आकर के बाइंड होता है। एमआरएनए और स्मॉल सब यूनिट जब बाइंड हो जाते हैं, तब इनिशिएटर टीआरएनए पहली अमीनो एसिड के साथ में आकर के बाइंड होता है, और ये बाइंडिंग इनिशिएशन कोडान पर होता है, यानी AUG पर होता है। अब लार्ज सब यूनिट की असेंबली होती है। इन सारे कंप्लीट स्टेप्स को ट्रांसलेशन का इनिशिएशन कहते हैं। इसके बाद के सारे स्टेप्स इलॉन्गेशन कहलाते हैं। और लार्ज सब यूनिट की बाइंडिंग ऐसे होती है कि पहला अमीनो एसिड पहले टीआरएनए के साथ में पी साइट पर होता है। लार्ज सब यूनिट में 2 साइट्स होती हैं, पी साइट मतलब पेप्टिडिल साइट और ए साइट मतलब अमीनो एसिड साइट। पी साइट पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ए साइट पर हमेशा नई अमीनो एसिड नए टीआरएनए के साथ में आती है। अब सेकेंड टीआरएनए सेकेंड अमीनो एसिड के साथ में ए साइट पे आता है और एमआरएनए के सेकेंड कोडॉन के साथ में बाइंड करता है। दोनों टीआरएनए काफी पास पास में होते हैं, इस वजह से दोनों अमीनो एसिड्स भी काफी क्लोज हो जाती हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को एनर्जेटिकली फेवर करता है। पी साइट में 23S राइबोसोमल आरएनए पहली और दूसरी अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटालाइज कर देता है। अब इसके बाद राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर एक कोडान और आगे मूव करता है। इससे क्या होता है, सेकेंड अमीनो एसिड पी साइट पे आ जाती है और ए साइट वैकेंट हो जाता है। फर्स्ट टीआरएनए को अब रिलीज कर दिया जाता है। ए साइट पे अब थर्ड अमीनो एसिड थर्ड टीआरएनए के साथ में आता है। फिर वही प्रोसेस रिपीट होता है। अब सेकेंड और थर्ड अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया जाता है। राइबोसोम फिर एक कोडॉन मूव करता है एमआरएनए के ऊपर। इससे थर्ड अमीनो एसिड पी साइट पे आ जाएगी और ए साइट फिर वैकेंट हो जाएगा। इस तरह से राइबोसोम एक एक कोडॉन एमआरएनए पे मूव करता है और एक एक अमीनो एसिड को ले करके जोड़ा जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जाता है, जो तब तक चलता रहता है जब तक एमआरएनए पे स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। इलॉन्गेशन में अमीनो एसिड्स को कंटिन्यूअसली पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जोड़ा जाता है। नई अमीनो एसिड नए टीआरएनए के साथ में राइबोसोम के ए साइट पर आती है। पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और पुराने टीआरएनए को रिलीज कर दिया जाता है। इलॉन्गेशन तब तक चलता है
जब तक mRNA के अंदर स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाते, UAA, UAG एंड UGA। जब mRNA में स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो रिलीज फैक्टर की हेल्प से ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कर दिया जाता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर दिया जाता है एंड राइबोसोम्स फिर से डिसअसेंबल हो जाते हैं। mRNA में जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है वहां पे स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट होता है AUG, और ट्रांसलेशन जहां एंड होता है वहां पे स्टॉप कोडॉन्स मौजूद होते हैं UAA, UAG, UGA। mRNA में स्टार्ट कोडॉन से पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद भी कुछ सीक्वेंसेस और होती हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता और इन्हें UTRs कहते हैं, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन्स। UTRs ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है DNA से RNA का बनना और RNA से प्रोटीन का बनना। इस प्रोसेस का रेगुलेशन कैसे किया जाता है, आओ जानें। यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे किया जाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ही मत होने दो। प्रोसेसिंग लेवल पे किया जाता है, यानी हीटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA को mRNA में चेंज ही ना होने दो। जो mRNA बना न्यूक्लियस के अंदर उसको साइटोप्लाज्म में जाने ही मत दो, यानी mRNA के ट्रांसपोर्ट लेवल पे किया जाता है। और मान लो mRNA बन भी गया तो उससे प्रोटीन को मत बनने दो, यानी कि ट्रांसलेशनल लेवल पे किया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन ज्यादातर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लेवल पे किया जाता है और ये कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स की हेल्प से किया जाता है। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स दोनों तरह की होती हैं, एक्टिवेटर्स भी होती हैं और रिप्रेसर्स भी होती हैं। एक्टिवेटर्स रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने का काम करती हैं और रिप्रेसर्स रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को या तो कम करती हैं या ट्रांसक्रिप्शन ही रोक देती हैं। द लैक ओपेरॉन। प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कैसे होता है, आओ लैक ओपेरॉन के थ्रू समझें। लैक ओपेरॉन की डिस्कवरी फ्रांकोइस जैकब एंड जैक मोनड ने की थी। लैक ओपेरॉन में पॉलीसिस्टोनिक जीन होती है जिसमें 3 सिस्टॉन होते हैं, Z, Y एंड A। इस पॉलीसिस्टोनिक जीन का अपना एक सिंगल प्रमोटर होता है और एक टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर के पास में एक और सीक्वेंस हुआ करती है जिसको ऑपरेटर कहते हैं, जो प्रमोटर और जीन Z के बीच में होता है। और एक और जीन होती है जिसको हम I जीन कहते हैं। I जीन का अपना सेपरेट प्रमोटर होता है। I जीन एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है, मतलब इसका लगातार ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता रहता है। ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनती है जिसको रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। जब मीडियम में इंड्यूसर एब्सेंट होता है तब ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर से बाइंड कर जाती है और जब तक रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड है तब तक यहाँ पे RNA पॉलीमरेज की असेंबली नहीं हो पाएगी, मतलब RNA पॉलीमरेज यहाँ बाइंड नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा और कंसर्निंग प्रोटीन्स नहीं बनेंगी और ये ओपेरॉन ऑफ रहेगा। जब मीडियम में इंड्यूसर प्रेजेंट होता है यहाँ पे लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड हुआ करती है जिसका यूज बैक्टीरिया लैक ओपेरॉन के थ्रू कर सकता है। तो जब मीडियम में इंड्यूसर यानी लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो ये बैक्टीरियल सेल के अंदर डिफ्यूज होकर के जाता है और रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाता है और बाइंड करने के बाद इसको इनएक्टिव कर देता है। रिप्रेसर प्रोटीन के इनएक्टिव होते ही ऑपरेटर फ्री हो जाता है। अब यहाँ पे RNA पॉलीमरेज आराम से आकर के बाइंड हो सकता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ZYA जीन एक कॉमन mRNA बनाते हैं जिसको पॉलीसिस्टोनिक mRNA कहते हैं और जब इस mRNA का ट्रांसलेशन होता है
तो 3 तरह के एंजाइम्स बनते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज, गैलेक्टोसाइड परमिएज एंड ट्रांस एसिटलेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है, जिनका यूज बैक्टीरिया मेटाबोलाइट के तौर पे करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। परमिएज एंजाइम बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को लैक्टोज के लिए परमेबल बना देता है। इससे ज्यादा लैक्टोज मीडियम से डिफ्यूज होकर के बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में जाने लगता है, जिसके ब्रेकडाउन से बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है। और एंजाइम ट्रांस एसिटलेज बैक्टीरियल सेल के डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है और ये बहुत से मॉलिक्यूल्स के ऊपर एसिटिल ग्रुप का ट्रांसफर करता है। लैक ओपेरॉन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं क्योंकि लैक्टोज इंड्यूसर का काम कर रहा है और लैक्टोज इस ओपेरॉन को ऑन कर देता है। जब किसी ओपेरॉन को रिप्रेसर प्रोटीन बना के रेगुलेट किया जाता है तो इस तरह के रेगुलेशन को निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। वैसे लैक ओपेरॉन का पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया और अदर प्रोकैरियोट्स में जीन का रेगुलेशन होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो उसके डीएनए में होता है। अगर दो लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो ये डिफरेंस इन दोनों के डीएनए में होना चाहिए और कम से कम कुछ जगहों पर तो होना ही चाहिए। ये जो अजम्पशंस हैं, धारणाएं हैं, हमें ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस की ओर ले जाते हैं, जिसके लिए एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1990 में, जिसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। ह्यूमन जीनोम में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं और एक बेस पेयर की सीक्वेंस का पता करने के लिए लगभग $3 का खर्चा आया था। यानी ये प्रोजेक्ट लगभग $9 बिलियन का था। इस प्रोजेक्ट में इतना डाटा कलेक्ट हुआ कि अगर एक पेज पर 1000 लेटर को प्रिंट किया जाए और ऐसे 1000 पेज की एक बुक बनाई जाए तो ऐसी 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी ह्यूमन जीनोम के कंप्लीट डाटा को स्टोर करने के लिए। और बुक्स के इतने बड़े कलेक्शन में से अगर हमें कोई डाटा पता करना होगा तो वो बहुत ही टफ जॉब होगा। तो इतना ह्यूज डाटा को कलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर की एक ब्रांच डेवलप हुई जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से इतना बड़ा डाटा स्टोर किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लगभग 13 इयर्स तक चला और इसको कोऑर्डिनेट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। बाद में यूनाइटेड किंगडम के वेलकम ट्रस्ट ने भी इसको ज्वाइन कर लिया और दुनिया भर के तमाम देशों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एटसेट्रा। ये प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट हुआ था एंड 2003 में जाकर के कंप्लीट हुआ, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 को छोड़ करके, जिसके डीएनए को मई 2006 तक जाके सीक्वेंस किया गया। आओ देखें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या थे। पहला गोल था ह्यूमन डीएनए के लगभग 20 से 25 हजार जीन्स को आइडेंटिफाई करना। सेकेंड गोल था जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स होते हैं उनको सीक्वेंस करना। तीसरा गोल था ये जो बड़ी सी इंफॉर्मेशन है इसको किसी डाटा बेस में स्टोर करना। फोर्थ गोल था इतने बड़े डाटा बेस की डाटा एनालिसिस के लिए टूल्स को इम्प्रूव करना, डेवलप करना। आई मीन इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। फिफ्थ गोल था जीपी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको दूसरे सेक्टर्स को ट्रांसफर करना, जैसे कि इंडस्ट्रीज को, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, जिससे उनको भी बेनिफिट हो। इस प्रोजेक्ट की वजह से एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज अगर कोई डेवलप होता है तो उसको एड्रेस करना। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स थे। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat and someday prevent the thousands of disorders
दैट अफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स। मतलब अगर हमें इंडिविजुअल्स के डीएनए में वेरिएशंस का पता चल जाए तो इससे हमें डिजीज को डायग्नोज करने में, उनको ट्रीट करने में और हजारों बीमारियों से बचाव में हेल्प मिलेगा। केवल ह्यूमन डीएनए को ही सीक्वेंस नहीं किया गया है, बहुत से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म के डीएनए को भी सीक्वेंस किया गया है और इनका यूज हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन्वायरमेंटल रीमेडिएशन में अलग अलग चैलेंजेस को सॉल्व करने में किया जाता है। वो नॉन ह्यूमन मॉडल्स बहुत से बैक्टीरिया हैं जिनके डीएनए को सीक्वेंस किया गया है। ईस्ट यानी सैकेरोमाइसीस सेरेविसिया है, कैनोर हेपेटाइटिस एलिगेंस है, ये फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड होता है, ये एस्क हेलमिंथेस से बिलोंग करता है। ड्रोसोफिला के डीएनए को सीक्वेंस किया गया है जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, इसका जेनेटिक्स में खूब यूज किया जाता है। और कुछ प्लांट्स को भी सीक्वेंस किया गया है जैसे कि राइस एंड अरेबिडोप्सिस थैलियाना। इन मॉडल ऑर्गेनिज्म्स के डीएनए सीक्वेंसिंग से हमें हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन में अलग अलग प्रॉब्लम्स को, अलग अलग चैलेंज को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। जीपी में कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया गया था, आओ देखें। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स एंड सीक्वेंस एनोटेशन, इन दो मेथड्स का यूज किया गया था। ईएसटी में किसी सेल के सारे एमआरएनए को निकाल लेते हैं और हर आरएनए को सीक्वेंस कर लेते हैं और इससे कंसर्निंग डीएनए सीक्वेंस का हमें पता चल जाता है। ईएसटी में जो एक्टिव जीन्स होती हैं केवल उनके सीक्वेंस का पता चल पाता है, लेकिन डीएनए का वो पार्ट जो एक्टिव नहीं है या ऐसी जीन्स जो एक्टिव नहीं है उनके सीक्वेंस का पता ईएसटी से नहीं चलता है। दूसरी मेथडोलॉजी है सीक्वेंस एनोटेशन। ये होल जीनोम को सीक्वेंस करने की ब्लाइंड अप्रोच है। इसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों पोर्शंस को सीक्वेंस किया जाता है। सीक्वेंस एनोटेशन में सेल में से पहले डीएनए को आइसोलेट कर लिया जाता है, फिर डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं। इन फ्रेगमेंट्स को क्लोन किया जाता है। क्लोनिंग के बाद हर एक फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अब हर एक डीएनए फ्रेगमेंट की ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर की हेल्प से सीक्वेंस का पता कर लिया जाता है। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर एक मशीन होती है जिसका डेवलपमेंट फ्रेडरिक सेंगर ने किया था। इन्होंने प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस को पता करने की टेक्निक भी डेवलप करी। मतलब फ्रेडरिक सेंगर ने डीएनए सीक्वेंस पता करने की टेक्निक और प्रोटीन में अमीनो एसिड पता करने की टेक्निक दोनों डेवलप की। अब इन फ्रेगमेंट्स का अलाइनमेंट किया जाता है ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस के बेस पर। ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस इनमें डेवलप की जाती हैं और एक बार सीक्वेंस अलाइनमेंट हो जाता है तो फिर इनको कंसर्निंग क्रोमोसोम को असाइन कर दिया जाता है। मतलब ये डीएनए कौन से क्रोमोसोम का है ये कंफर्म कर दिया जाता है। सीक्वेंस एनोटेशन में जब फ्रेगमेंट्स को क्लोन किया गया तो उनके लिए बाक एंड याक क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल किया गया, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दूसरा चैलेंजिंग टास्क जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप को जीनोम के ऊपर असाइन करना था। एंड दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्निशन साइट्स। डीएनए के अंदर हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो वेरी करता है, उनमें पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं और इस इंफॉर्मेशन का यूज किया गया था जेनेटिक और फिजिकल मैप को जीनोम के ऊपर असाइन करने में। और कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का यूज किया गया जिन्हें माइक्रो सैटेलाइट्स कहते हैं। आओ देखें ह्यूमन जीनोम के सैलिएंट फीचर्स। ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो एवरेज जीन्स होती हैं वो लगभग 3000 बेसेस की बनी होती हैं, लेकिन कुछ जीन्स बहुत बड़ी होती हैं और कुछ जीन्स साइज में बहुत छोटी भी होती हैं। जैसे लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रॉफिन जीन होती है और इस जीन में 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। ह्यूमन जीनोम में
लगभग टोटल जीन्स 30,000 एस्टिमेट की गई और बहुत पहले जो एस्टिमेट किया गया था ऐसा माना गया था कि लगभग ह्यूमन जीनोम में 80,000 टू 1,40,000 जीन्स होती हैं। बाद में एस्टिमेट किया गया कि भाई केवल 30,000 जीन्स ही होती हैं और हम सबके डीएनए में 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स बिल्कुल सेम होते हैं। जितनी जीन डिस्कवर की गई उनमें 50% का फंक्शन अभी तक अननोन है। हमारे जीनोम का 2% से भी कम पोर्शन कोड करता है प्रोटीन्स को, मतलब 98% डीएनए किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता। ह्यूमन जीनोम का काफी बड़ा प्रपोर्शन रिपीटेड सीक्वेंसेस का बना होता है। रिपीटेड सीक्वेंसेस डीएनए के स्टेट्स होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, 100 to 1000 टाइम्स रिपीट करते हैं। रिपीटेड सीक्वेंसेस का कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता, यानी ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, लेकिन रिपीटेड सीक्वेंसेस की प्रेजेंस से हमें क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम डायनेमिक्स एंड क्रोमोसोम इवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर सबसे ज्यादा जीन्स होती हैं 2968 और सबसे कम जीन्स होती हैं क्रोमोसोम Y के ऊपर, केवल 231 जीन्स होती हैं। ह्यूमन जीनोम में 1.4 मिलियन लोकेशंस पर यानी 1.4 मिलियन प्लेसेस पर केवल एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस था और इसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और एसएनपीज को शॉर्ट में स्निप्स प्रोनाउंस करते हैं। एसएनपीज की हेल्प से डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस यानी ऐसी सीक्वेंसेस जिनसे बीमारियां होती हैं उनका आसानी से पता किया जा सकता है और ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस किया जा सकता है, पता किया जा सकता है। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसेस will define research through the coming decades leading to our understanding of biological systems। डीएनए सीक्वेंसेस से जो हमें नॉलेज मिलती है इससे रिसर्च एरिया डिसाइड होगा फ्यूचर में बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने के लिए। पहले जो रिसर्चर्स थे वो 1 या 2 जीन्स की स्टडी किया करते थे और अब होल जीनोम सीक्वेंस और उनके ऊपर हाई टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से हम क्वेश्चंस को सिस्टमेटिकली अप्रोच कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर टिश्यू, ऑर्गन या ट्यूमर के सारे ट्रांसक्रिप्ट की स्टडी एक साथ कर सकते हैं। इससे पता चल सकता है कि दसों हजार जीन्स और प्रोटीन्स एक साथ सेल के अंदर कैसे काम करते हैं और केमिस्ट्री ऑफ लाइफ को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिस तरह से 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल सेम कभी भी नहीं हो सकते, उसी तरह डीएनए में कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं और ये स्पेशल सीक्वेंसेस इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती हैं और 2 लोगों में कभी भी ये सेम नहीं हो सकती हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्हीं सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाई करके मैच करवाया जाता है। 2 लोगों के डीएनए को कंपेयर करने का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक क्विक मेथड होता है। इसमें रिपीटेटिव डीएनए में डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। रिपीटेटिव डीएनए को सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट किया जाता है, जिसमें जीनोमिक डीएनए में मेजर पीक्स पर बल्क जीनोमिक डीएनए मिलता है, मतलब जीनोम का मेजर पोर्शन सेपरेट होता है और स्मॉल पीक्स पर सैटेलाइट डीएनए मिलता है। किसी जीनोमिक डीएनए में जितना भी रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है उनका जो ग्रुप होता है उसी को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज फोरेंसिक्स में होता है, पैटर्निटी टेस्टिंग में होता है और पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को डिटरमाइन करने में होता है। अभी हमने पढ़ा जीनोमिक डीएनए से जितना भी रिपीटेटिव डीएनए मिलता है उसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। बेस कंपोजिशन मींस एटी रिच और सीजी रिच, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स के बेस पर सैटेलाइट डीएनए कई तरह के होते हैं, जैसे माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट एटसेट्रा। ये सैटेलाइट डीएनए बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं,
और इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक मैपिंग का बेस बनाते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देखो, दो इंडिविजुअल्स का 99.9% डीएनए सेम होता है, मतलब डिफरेंस केवल 0.1% का होता है, और इस 0.1% में एलिलिक वेरिएशंस भी होती हैं और सैटेलाइट डीएनए की रिपीटिंग यूनिट्स की लेंथ में भी वेरिएशन होती हैं। एलिलिक वेरिएशंस को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म तब मानते हैं जब किसी एक एलील की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में 0.1 से ज्यादा हो। इसका मतलब अगर एक इनहेरिटेबल म्यूटेशन पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व किया जाता है तो उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशंस की वजह से होता है और इन म्यूटेशंस के नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, इसीलिए नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में वेरिएशन ज्यादा होता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इवोल्यूशन और स्पीशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को इनिशियली अलेक्स जेफरीज ने डेवलप किया था। उन्होंने सैटेलाइट डीएनए का यूज प्रोब के तौर पे किया जो बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है और उसे वीएनटीआर कहते हैं, मींस वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब ये वीएनटीआर क्या होता है? वीएनटीआर में नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसेस के कुछ डिफिनिट रिपीट्स होते हैं, छोटे छोटे, और ये बार बार मौजूद होते हैं, मेनी टाइम्स मौजूद होते हैं, और इनका कॉपी नंबर अलग अलग होता है अलग अलग लोगों के डीएनए में। जैसे एटीसी 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 आप देखो ये मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हैं। ऐसे ही नीचे वाली सीक्वेंस में देखो टीएजी 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 टीएजी। इस तरह के रिपीट्स को वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं और ये मिनी सैटेलाइट्स का ग्रुप होता है। इनका साइज वेरी करता है और 0.1 to 20 किलो बेस तक हो सकता है। कहने का मतलब 100 बेसेस से लेकर के 20,000 बेसेस तक। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वीएनटीआर प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है और ऑटो रेडियोग्राम डिफरेंट साइज के कई ढेर सारे बैंड्स देते हैं। ये जो बैंड्स होते हैं मोनोडाइगोटिक ट्विंस को छोड़ करके बाकी दुनिया के किन्हीं भी दो इंडिविजुअल में कभी भी सेम नहीं होते, इसीलिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनाते हैं। आओ देखें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मींस सेल्स में से डीएनए को पहले आइसोलेट किया जाता है। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, इसे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं। अब इन फ्रेगमेंट्स को एग्रोव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, मींस सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स एग्रोव जेल में सेपरेट हो जाते हैं, फिर उनको नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है और इस प्रोसेस को सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके ऊपर सदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म किया जाता है। अब रेडियो लेवल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करवाया जाता है। इससे अलग अलग लेंथ के बैंड्स बनते हैं जिनको ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। ह्यूमंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए के सोर्स के तौर पे ब्लड सेल्स यूज की जाती हैं। ब्लड सेल्स की जगह स्लाइवा, हेयर्स या किसी भी सोमेटिक सेल का यूज किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला स्टेप सेल्स में से डीएनए को आइसोलेट करना होता है, मींस आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम से इस डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं, मींस डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज। अब एग्रोव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, फिर इन फ्रेगमेंट्स को नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है और इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। अब रेडियो लेवल्ड वीएनटीआर प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है और लास्ट में हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स का डिटेक्शन किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी से। डीएनए बैंड्स के पैटर्न को विजुअल बनाने के लिए एक्सरे फिल्म डेवलप किया जाता है। आओ देखें
फोरेंसिक्स में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कैसे किया जाता है? मान लो दो इंडिविजुअल्स हैं ए एंड बी और ये पुलिस के सस्पेक्ट्स हैं और क्राइम सीन से क्रिमिनल का डीएनए मिला और डीएनए का बैंड बनाया गया है यहाँ पर। अब ये क्रिमिनल यानी सी का डीएनए बैंड ए से मिलेगा तो ए क्रिमिनल है और बी से मैच करेगा तो बी क्रिमिनल है। ए और बी दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया, दोनों के ब्लड सैंपल लिए गए और दोनों के क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2 एंड क्रोमोसोम 16 के डीएनए बैंड्स बनाए गए। मैंने पहले बताया क्रिमिनल वही होगा जिसका डीएनए बैंड सी से मैच करेगा। अब देखो सी में ये बैंड है और यहाँ पर भी एक बैंड है बी में। सी में यहाँ एक रेड वाला बैंड है और यहाँ पर भी बी में भी रेड वाला बैंड है। सी में ये येलो बैंड है और बी में भी येलो बैंड है। सी में देखो एक येलो बैंड और है, बी में भी एक येलो बैंड और है। बहुत क्लियर है, सी का बैंड बी के बैंड से क्लियर मैच हो रहा है, मतलब बी क्रिमिनल है। इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज फोरेंसिक्स में किया जाता है और दूसरी फील्ड में किया जाता है जैसे पैटर्निटी टेस्टिंग में, बायोडाइवर्सिटी की स्टडी में, इवोल्यूशन की स्टडी में